नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक मरतबा फिर अलगाववादी नेता सिर उठाने लगे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद जब से सख्ती की थी सुरक्षा बलों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और जब 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ, तब से ये ठंडे पड़े हुए थे। लेकिन आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने बंद की काल दिया है। एक लंबे समय से बंद की काल कभी नहीं दी थी, लेकिन इस बार 13 जुलाई को बंद का आह्वान किया है। ये 2 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी की गई हैं, और जिसमें यह लिखा गया है कि प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए आप 13 जुलाई को बंद रखेंगे। बंद रखने के साथ साथ आप वहां पर जाकर के वहां पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। आपको बताते चला कि सरकार ने जो ब्लैक डे बनाते थे, जो शहीदी दिवस बनाते थे, उसको देखते हुए 13 जुलाई को जो अवकाश होता था उसको खत्म कर दिया था। इस दिन बीजेपी के लोग 13 जुलाई को ब्लैक डे मनाते हैं, लेकिन अलगाववादी नेता या कश्मीर के नेता उस दिन शहीदी दिवस मनाते हैं। लेकिन आज बंद की काल दे करके उन्होंने एक मरतबा फिर स्पष्ट कर दिया कि आहिस्ता आहिस्ता फिर से सिर ऊपर या सिर उठाने लगे हैं अलगाववादी नेता। वेल दर्शकों, इस वक्त सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के सीनियर नेता, कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सोफी यूसुफ। सोफी साहब, आपका स्वागत है। लेकिन एक मरतबा फिर लंबे समय के बाद आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बंद की काल दी है, और बंद की काल जिसको वो शहीदी दिवस मनाते हैं 13 जुलाई को दी है। क्या कहेंगे आप? पहले तो आप कहते थे बड़ी सख्ती की है। देखिए विनोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी वसादत से मैं अलगाववादी नेताओं को बताना चाहूंगा, 5 अगस्त 2019 को जी, जब देश एक, विधान एक, प्रधान एक हो चुका है जी, कल 8 तारीख का इनका बुरहान वानी मर गया था जी, इनको यहाँ के आवाम ने जवाब दे दिया। कहीं पे हड़ताल नहीं हुई, कहीं पे एक दुकान बंद नहीं था जी। इनका शहीदी दिवस मनाने से यहाँ लोगों को कोई असर नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, यहाँ लोग बिल्कुल बाजार खुले होंगे। लोग बड़े तंग आ चुके हैं इनके जो हड़तालबाजी कराते थे। आज लोगों ने इनको नकारा है, क्योंकि बुरहान वानी के दिन 8 जुलाई को आपने देखा होगा कि हमारे वसीम बारी भी जिन लोगों ने शहीद किया, उसको, उसके भाई को, उसके फादर को जी, वसीम बारी के लिए 8 जुलाई को पूरी कश्मीर रो रही थी जी, और जो बुरहान वानी इनका मर गया, जी, जो 2016 के बाद इन्होंने बड़े हड़ताल किए थे, उसके मरण दिन पर जी, कल की बात अगर मैं कहूँ, कहीं पे एक दुकान भी नहीं बंद था, कहीं हड़ताल नहीं थी। और आज जो शहीदी दिवस 13 जुलाई को मनाने जा रहे हैं, तो ये इनको बताता है कि आपको जमाना गया, लोगों ने आपको नकारा है। लेकिन सोफी साहब, क्या वजह थी कि एक मरतबा फिर हिमाकत कर दी? लंबे समय से कोई शेड्यूल नहीं, कोई हड़ताल की काल नहीं, अब हिम्मत कैसे आ गई इनकी? देखिए विरोध जी, आप जानते ही हैं कि यहाँ कुछ अपने आप को जो मेन सुप्रीम पार्टी कहते थे, उनकी अभी भी यहाँ कुछ ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर में अमन नहीं देखना चाहते जी। मैं उन ताकतों को कहना चाहूंगा, जब आप नरेंद्र मोदी जी के पास गए, एक लोमड़ियों का चुट जब नरेंद्र मोदी के पास गए जी, तो नरेंद्र मोदी टाइगर की तरह वहाँ इन्होंने कोई बात नहीं की जी, इन्होंने कश्मीर के आवाम को धोखा दिया कि हम यहाँ से जाके सभा 370 को वापस लाएंगे, जी, 35 को वापस लाएंगे। जी, वहाँ इन लोमड़ियों में से किसी ने वहाँ भेजा ही नहीं। जी। तो ये अब यही लोग इनको बहकाते हैं, बट आवाम जो है यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम आज खुश है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आप देखेंगे 13 जुलाई को कुछ भी यहाँ हड़ताल नहीं होगा, कोई हड़ताल नहीं है। क्या सोफी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से जो महंगाई भत्ता आता है वो शुरू हो गया हो दोबारा से? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है जो पाकिस्तान से पैसा आता है दोबारा शुरू हो गया हो? नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अलगाववादी नेताओं को जो पाकिस्तान से पैसा फंडिंग आती थी, कहीं वो दोबारा तो नहीं शुरू हो गई है? नहीं, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे हमारे पड़ोसी मुल्क है जो हिंदुस्तान की खुशी उनको बर्दाश्त नहीं होती जी। अभी भी वहाँ हमारे ये जो पाकिस्तान के लोग हैं और बाकी जो मुल्क है, वो अभी भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद शुरू हो
यहाँ कश्मीर के भी उनके कुछ आका वहाँ बैठे जी, और यहाँ भी ऐसे एक जो हमारी सीएम रही है जेएनके की जी, जिसने हिंदुस्तान की कसम सालमियत को कसम खा के कहा था कि मैं हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखूंगी। आज भी वो जब वो कुर्सी से नीचे आजादी कहती पाकिस्तान के साथ बात करे, ऐसे लोगों को इनको श्रेय मिल रहा है, ऐसे लोगों की वजह से इनको इशारा मिल रहा है, बट अब जेल के इशारे नहीं चलने वाले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूफी साहब, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल वीके शाही। कर्नल शाही, आपका स्वागत है। थैंक यू। वेल कर्नल शाही, लंबे समय के बाद एक मर्तबा फिर अलगाववादी नेताओं ने 13 जुलाई को बंद की काल दी है। क्या लगता है कैसे ही दोबारा से हिम्मत जुटा ली? जी देखिए, ऐसा है कि इररिलेवेंट हो गए थे जी, ऑलरेडी ऑल पार्टी मीटिंग भी हुआ जो दिल्ली में जी, प्रधानमंत्री ने सबको बुलाया जी, और ये जो एक जमाने में नखरे दिखाया करते थे कि हम बात करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी चॉइस है जी, उसके बाद गिलानी साहब की सेहत और फिर गिलानी साहब खुद अपने आप को रिटायर करके गायब हो गए जी, तो ये अपना शायद प्रेजेंस महसूस कराना चाहते हैं जी, खास तौर पे जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिवाइव किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिवाइव किया जा रहा है, तो दे आर लुकिंग फॉर अ स्पेस कि हमारी भी कहीं जगह इस पूरे बदलते हुए माहौल में कहीं थोड़ा स्पेस मिल जाए, तो अपनी प्रेजेंस को शायद महसूस कराना चाहते हैं वो लोग। जी, अब डिपेंड करेगा कि किस हद तक उनकी ये कॉल को आज लोग ऑनर करेंगे और समझ पाएंगे। जी, इनका जो असली प्रेशर होता था वो तो दहशतगर्दी का होता था। राइट। इनकी बात नहीं मानोगे तो ये कत्ल करा देंगे, ये फायरिंग करा देंगे, ये कर्नल शाही, ये वक्त चुनना, एक तरफ ऑल पार्टी मीट होती है 24 जून को और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आता है, उसके बाद ये 13 जुलाई को शहीदी दिवस, जो सोकाल शहीदी दिवस ये मनाते हैं, उस शहीदी दिवस पर बंद की काल देते हैं। ये समय क्यों चुना इन्होंने? ये समय चुना, इनको जरूरत तो थी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो रहा है जी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी स्पेस महसूस कराना चाहते थे, मौजूदगी को एहसास कराना चाहते थे कि हम लोग अभी बाकी हैं, और उसके लिए मेरे ख्याल उनकी नजर से ये मुनासिब दिन रहा होगा। जी, इसी दिन शेख अब्दुल्ला साहब ने किसी जमाने में सन 31-32 में ये जो हरकत कराई थी जी, 31, एक बड़ा, हाँ 1931 में, तो ये उनको महसूस दिन मखसूस लगा होगा बड़ा, और उन्होंने उस दिन को चुन लिया है। पर असली मकसद मुझे लगता है क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रोसेस अब शुरू हो रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो रहा है, डिलिमिटेशन की और इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो वो अपना रेलेवेंस से कायम करना चाहते हैं कि हम भी हैं, हम पूरी तरह से मिटे नहीं हैं। कहीं ये तो नहीं करना चाहिए, कहीं ये तो नहीं है कि पाकिस्तान का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा हो? पाकिस्तान का प्रेशर हो सकता है, एक सजेस्टिव तौर पर हो सकता है जी, पर उसको अभी प्रेशर कहना इसलिए मुनासिब नहीं होगा कि अब इनके पास प्रेशर के लिए रखा क्या है। जी, दहशतगर्द काफी मारे जा चुके हैं, पत्थरबाज सब ठिकाने लग चुके हैं जी, तो इनका तो प्रेशर क्रिमिनल प्रेशर ही था। जी, पाकिस्तान का इंस्टिगेशन जरूर हो सकता है जी, पर उसको में प्रेशर का नाम देना शायद मुनासिब नहीं होगा अब जी, जिस जी, तरह के चीजों पर कंट्रोल और काबू आ गया है। जी। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम फोन लाइन पर बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता से। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राजेश जी, एक मर्तबा फिर एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बंद की काल दी है। क्या लगता है कैसे हिम्मत जुटा ली इन्होंने? देखिए, ये अब वैसे तो इतिहास हो चुकी है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इसके जैसी
अन्य पार्टियां जी। और जिस विषय को लेकर के इन्होंने अपना लेटर पैड इस्तेमाल किया है, अब मैं लेटर पैड इस्तेमाल करना इसलिए कह रहा हूं कि अदरवाइज ग्राउंड पे इनका आधार ना के बराबर है जी। कुछ जो गिने चुने सिंपैथाइजर हैं वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनसे सीधा सीधा निपट लेंगी। अब हमें इसमें कोई चिंता भी नहीं है और शक की गुंजाइश भी नहीं है जी। लेकिन जिस कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत 1931 में शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों ने अंग्रेजों के कहने पे या उस तरह की ताकतों के कहने पे की थी, जिसको के एक मैं ये कहूं कि हिंदू समाज का जो एक्सोडस वहां से हुआ 1988-89 में, जिसकी परिणति 1931 में शुरुआत और 88-89 में उसकी परिणति हुई, जिसके रिवर्सल की तरफ अब हम जा रहे हैं और आज का जो निजाम है वो उस दिशा में बड़ा काम कर रहा है। इस दिन को मैं समझता हूं कि इस काले दिवस के रूप में हम थोड़ा बहुत याद करना चाहते हैं। अल्टीमेटली इसको भुलाना पड़ेगा। ये कोई दिन नहीं है जब हमारे हिंदू भाई कश्मीर में वापस चले जाएंगे, इस दिन की रेलेवेंस उस दिन खत्म होगी। और ये जो बंद की कॉलें देते हैं उसको, और एक आतंकवादी अब्दुल कादर जो कि उस वक्त श्रीनगर की जेल में था, जिसको लेकर के जिसको छुड़ाने के लिए जेल पर हमला किया और उस वक्त कुछ और उनके साथी आतंकवादी मारे गए, उसको लेकर के जिस तरह से दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है हुर्रियत के द्वारा, अब कश्मीर के अवाम को, कश्मीर के आम नागरिक को सोचना होगा कि उसने कहां जाना है, राष्ट्र की मुख्यधारा में जाना है या वापस उस कम्युनल पॉलिटिक्स में जाना है जिसमें 1931 में उनको धकेला गया था। राजेश जी, अगर काल सफल हो जाती है, बंद की काल अगर सफल हो जाती है तो क्या समझेंगे आप? ये इस तरह की कालें कोई सफल नहीं होनी जी। ये कुछ लोगों को पहले ये डरा लेते थे अपनी बंदूक के बल के ऊपर, और कुछ आतंकवाद प्रस्त ताकतें उन समयों के प्रशासन में भी थी जो इनको हवा देती थी। आज हम जो देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस खुले अपने जिसको कहते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के अपना काम कर रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स कर रही हैं। और अगर ये देश विरोधी ताकतें इस तरह की चीजों के ऊपर बंदकाल करती हैं या समाज का कोई अंग उनका साथ देता है तो उन साथ देने वालों को भी उसी ढंग से निपटा जाना चाहिए। लेकिन राजेश जी, ये समय जो चुना है क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है, परिसीमन आयोग भी यहाँ पर आया है, क्या बौखलाहट है या पाकिस्तान की फंडिंग नए सिरे से शुरू हो गई है? देखिए, पाकिस्तान की फंडिंग नए सिरे से शुरू हो रही है, ये नहीं शुरू हो रही है इसके बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन एक चीज है, ये जैसे है कि ये दिया बुझ रहा है, वो तो बुझने से पहले एक आध बार टिमटिमाने की कोशिश है जो कि कामयाब नहीं होगी। अब राष्ट्रवाद का तूफान है, अब राष्ट्रभक्त ताकतों का तूफान है, उसके आगे आतंकवाद जैसी आतंकवाद प्रस्त ताकतों का कोई दिया जलने वाला नहीं है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकों, फेज 3 या वेव 3 की बात करें तो वेव 3 को लेकर के चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र और केरल में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और हम लापरवाही भी लगातार करते जा रहे हैं। हमने इस बाबत डायरेक्टर हेल्थ से बातचीत की, हमने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि तीसरी लहर में अगर लापरवाही बरती जाती है या अभी जो रियायतें दी जा रही हैं उसमें किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है और तीसरी लहर आ जाती है तो उसमें रोजाना करीब 4 लाख लोग संक्रमित होंगे। ये खुद लव अग्रवाल जो ज्वाइंट सेक्रेटरी मंत्रालय के, उन्होंने कहा है। हम जम्मू कश्मीर में या जम्मू प्रोविंस में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है उस पर चर्चा करेंगे। डायरेक्टर हेल्थ रेणु शर्मा हमारे साथ, डॉक्टर रेणु शर्मा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रेणु, हमारी क्या तैयारी है अगर तीसरी लहर आ जाती है, वेव 3 आती है तो? हाँ जी, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और प्रेडिक्ट करा है साइंटिस्ट ने कि थर्ड वेव जो है कोविड की वो आ सकती है, शीघ्र ही आ सकती है। अब इसके बारे में कितनी स्ट्रॉन्ग वो आएगी, क्या इफ़ेक्ट्स उसके होंगे, ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड वायरस के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स जो आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में आ रहे हैं,
इनका क्या इफ़ेक्ट होगा आफ्टर इम्यूनाइजेशन, जैसे लोगों को टीके भी लग गए हैं उसके बाद ये कैसा असर करेंगे, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट हम लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा, अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल LG एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ UT एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी की गाइडेंस में हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सेकेंड वेव के में केसेस थोड़े कम होना शुरू हुए थे तो इमीडिएटली तैयारियां जो थी थर्ड वेव के लिए हमने स्टार्ट कर दी थी। इनमें हमने मेन जो चीज़ है वो अपने डॉक्टर्स और स्टाफ को रिफ्रेशर कोर्सेज और ट्रेनिंग्स जो हैं वो रिपीटेडली हमने उनको ट्रेनिंग्स मेडिकल कॉलेजेस में कराई हैं। कुछ को जम्मू मेडिकल कॉलेज इस वक्त भी ट्रेन हो रहे हैं, बाकी लोग जो है वो न्यू मेडिकल कॉलेजेस, जो 3 हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, डोडा, कठुआ और राजौरी, वहाँ पर भी ट्रेनिंग्स इनकी जो है वो कंटिन्यूस चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इस वक्त वेल इक्विप्ड हैं टू मैनेज कोविड, और इवन सेकेंड वेव में बहुत से हमारे पेशेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ट्रीट हुए और ठीक भी हुए, रिकवर होके खुशी खुशी अपने घरों को गए। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू, इन सब जगहों पर पेशेंट जो हैं वो ट्रीट होके घरों को गए। डॉक्टर रेनू नटशेल में देखा जाए कि वेव 2 के बाद आपने कितनी कैपेसिटी बढ़ाई है, चाहे वो बेड की हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो मैन पावर की हो, क्योंकि उसमें इजाफा तो करना ही पड़ेगा। अगर वेव 3 से आपने जूझना है, वेव 3 से आपने वेव 3 को टैकल करना है, तो कम से कम जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने सेकेंड वेव में ही अपनी कैपेसिटी जो थी ऑक्सीजनेटेड बेड्स की वो बढ़ा ली थी, और इवन ऑक्सीजन सप्लाईज की कैपेसिटीज़ भी बढ़ा ली थी। जहाँ तक मैन पावर की आप बात करते हैं, मैन पावर की NHM की तरफ से ERCP एमरजेंसी रिस्पॉन्स कोविड प्रोग्राम में हमें कुछ फंड्स एलोकेशन हुई हैं CMOs को, जिसके अंदर वो मैन पावर हायर कर सकते हैं, और वो जो सेकेंड वेव में भी उन्होंने कुछ लोग हायर करे थे। इन एडिशन टू दिस हमने रिक्वायरमेंट्स एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस की हमें थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि ये पोस्ट हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दी हुई हैं। इन एडिशन टू दिस मैन पावर जो है, जो भी जहाँ भी हमें शॉर्टफॉल और गैप असेसमेंट हमने करी है और वो हमने सबमिट करी हुई है, और हम पूरी कोशिश में हैं। मैन पावर की शॉर्टेज रहती है क्योंकि कंसल्टेंट्स की हमें शॉर्टेज है, और कंसल्टेंट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो सकते इतनी जल्दी। आपको पता है कंसल्टेंट बनने के लिए बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगता है, तो हम पूरी कोशिश में हैं कि जिस तरह भी हो सके हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रेनू, ये जो डेंटल सर्जन है स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट हो रही थी उसमें उनका नाम तो ज़रूर था, लेकिन उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई, उनको प्रेफरेंस नहीं दी गई। देखिए, हाँ, आपने सही बोला, डेंटल सर्जन्स हम देख रहे हैं कुछ दिनों से वो स्ट्राइक पे हैं, और उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो जेन्युइन भी हैं, बट ये जो पोस्ट हैं इनको क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएशन के लिए हमें एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट को सबमिट करा भी हुआ है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी और जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो वैसे स्टेप्स लेंगे। डॉक्टर रेनू, आपके यानी हेल्थ डिपार्टमेंट का अगर सिस्टम ठीक रहता है तो जो रेफरेंस है, बार बार हम रेफरल केसेस जो आते हैं, थोड़ा सा भी क्रिटिकल होता है पेशेंट, उसको हम मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर देते हैं, मेडिकल कॉलेज में दवा बन जाता है। अगर हम बेहतर तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC को मजबूत बनाए, तो मुझे लगता है कि रेफरल और फिर दवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर कम हो जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने मेरे से पूछी है। मैं आपको ये बता दूं कि ये सेकेंड वेव के दौरान भी बहुत ये बात फैलाई गई कि रेफरल बहुत ज़्यादा है, और इसके नज़रिए मैंने इमीडिएटली अपने डायरेक्टरेट में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया जो कि डेली डाटा रेफरल का लेता था पेरिफेरी से, और हमने जो ट्राई सेंटर CD हॉस्पिटल में है वहाँ एक सीनियर डिप्टी डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर स्टेशन कर दिया, ताकि वो पूरा ट्रैक कर सके कि कौन कितने पेशेंट रेफ़र हो रहे हैं और क्या अननेसेसरी रेफरल तो नहीं हो रहा। बट आपको हैरानगी होगी, मैं बताऊं कि रेफरल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स वाज मिनिमल,
वो डाटा मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। दिन में 2 या 3 या 4, इससे ज़्यादा कभी भी पेशेंट पेरिफेरी से रेफ़र होके जीएमसी जम्मू में नहीं आया। ये आप पूरे प्रोविंस की बात कर रही हैं? मैं पूरे कन्विक्शन के साथ बोल रही हूँ, एविडेंस के साथ बोल रही हूँ। ये बात फैलाई गई कि रेफरल है, ऐसा कुछ नहीं था। जो पेशेंट मेडिकल कॉलेज में आ रहे थे वो पेशेंट अपनी मर्जी से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादा केस लोड था और जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही आ रहे थे। अब पेरिफेरी से कोई जिसको टर्शरी केयर की ज़रूरत थी, सिर्फ वही पेशेंट रेफरल हो रहा था, और वो भी सीएमओ की नॉलेज के साथ, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हुई थी कि विदाउट द नॉलेज ऑफ सीएमओ कोई भी पेशेंट रेफर नहीं होगा। डॉक्टर रेनू, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज ले रखी है और कितनी है? देखिए, एम्बुलेंसेस जो थी हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, अब आप जैसा जानते हैं 102 और 108 सर्विसेज शुरू हो गई हैं, तो वो एम्बुलेंसेस जो हैं उनके एम्बिट में काम करती हैं। उसके अलावा जो हैं कुछ एम्बुलेंसेस हमारे पास रह गई हैं, क्योंकि 108 और 102 में जो एम्बुलेंसेस चल रही हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंसेस हैं जो उनको दी गई थी फॉर रनिंग दिस प्रोग्राम। तो और 108 ने कोविड के दौरान बहुत ही अच्छा काम किया है। हालांकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था कोविड पेशेंट को फेरी करने का, क्योंकि उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कोविड था ही नहीं, कोविड कहीं भी पिक्चर में नहीं था। बट उन्होंने फुली हमारे साथ कोऑपरेट करा और उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज जो है वो लोगों को दी हैं। ये मैं मानती हूँ कि हमारी स्टेट जो है, स्पेशली जो जम्मू प्रोविंस है, वो एक हिली स्टेट है और बहुत ही डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, दूर दराज फार फरलॉन्ग एरियाज़, जैसे किश्तवाड़ के आगे पाडर, दक्षिण और रामबन में उखराल जैसी जगह और कठुआ में बनी जैसी जगह जो बहुत दूर हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी, और उन जगहों पे एम्बुलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और हमने डिपार्टमेंट को एम्बुलेंसेस की रिक्वायरमेंट सबमिट करी हुई है और एडिशनल एम्बुलेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्रिक्योर करने के प्रोसेस में हैं, और वो फुली अवेयर है इस प्रॉब्लम के और वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रेनू, महाराष्ट्र और केरला में अभी भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं जी, और आप पब्लिक को क्या कहेंगे? क्योंकि हमें डर है, वेव 3 का बहुत डर है, और पब्लिक को क्या कहेंगे? किस तरीके से आप उनको हिदायतें देंगी? आपने बिल्कुल सही कहा। आज मैं सुबह पेपर में पढ़ रही थी कि महाराष्ट्र और केरला, 2 स्टेट्स 53% कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं उनकी 2 स्टेट्स के जो हैं वो टोटल केसेस में से परसेंटेज है। तो ये दीज फिगर्स आर वरिंग। और अब क्योंकि आप जानते हैं कि ओपन अप हो रहा है, हर कुछ, बाज़ार खुल गए हैं, ट्रांसपोर्ट्स खुल गई हैं, टूरिज़म हो रहा है, लोग अपनी रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं रूटीन लाइफ में, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि 1.5-2 साल से सब कुछ बंद पड़ा था। बट एट द सेम टाइम मैं लोगों से ये अपील करूँगी कि ये कोविड रुका है तो कुछ देर के लिए, ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी भी अपनी सावधानी बरतें और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। डॉक्टर रेनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेव 3 को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं, और शायद यही एक कारण है कि कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ साफ संदेश दिया है कि अगर लापरवाही बरती गई और वेव 3 आ जाती है, 3 वेव आ जाती है, तो रोज़ाना 4 लाख केसेस आएंगे। ये चिंता की बात है, और हमें जो रियायतें सरकार ने दी हैं उसको अगर हमने गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, तो कहीं ना कहीं वेव 3 आ जाएगी। अगर वेव 3 आएगी तो मुझे लगता है कि वेव 1, वेव 2 से ज़्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और केरला में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मेडिकल कॉलेज और एसोसिएट कॉलेजेस के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन हमारे साथ जुट हुए हैं। डॉक्टर शशि, आपका स्वागत है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी कितनी तैयारी है? वेव 2 भी आपने एक्सपीरियंस किया, वेव 1 का भी एक्सपीरियंस आपको है, वेव 3 के लिए हम कितना तैयार हैं? हाँ, जैसे हमारी 2 जो वेव्स हो चुकी है कोविड की, दूसरी वेव पहली से बहुत अलग थी, बहुत मैं कहूँगी एक्सप्लोसिव वेव थी, जिसमें
ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत थी, परिवारों के परिवार इकट्ठे इन्फेक्ट हो गए, यूथ इन्फेक्ट हुआ, डेथ्स ज़्यादा हुई। तो उससे हमने सीखा है ये बात कि वायरस जो है म्यूटेशन प्रोन है, और थर्ड वायरल म्यूटेंट जो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कहीं, जैसे कि पूरे विश्व में भी एक प्रेडिक्शन है कि थर्ड वेव आएगी जी। और उसके लिए प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत तो है ही। ये वही प्रिपेयर्डनेस है जैसे हमने पहली वेव के बाद, डिक्लाइन के बाद तैयारी रखी थी, तो हम कोप अप कर पाए थे सेकेंड वेव के साथ। जस्ट मार्जिनली वी वर जस्ट सफिशेंट। उसमें जस्ट सफिशेंट का मतलब है कि अगर ये और प्रकोप लॉकडाउन कर दिया गया और ये बड़ी सारी पैंडमिक कंट्रोल मेजर्स हुई, तो उससे ये हुआ कि हम सफिशेंट निकले। नहीं तो पैंडमिक में एक एप्रीहेंशन रहती है कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाए, इतनी पब्लिक सफ़र करने लगे, और हमारी जितनी भी तैयारियां हैं, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे जो ये जितना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो कहीं इनसफिशेंट ना होने लगे। डॉक्टर सुदन, सवाल ये उठता है कि पहला जब वेव फर्स्ट आई थी तो हमारे पास एक्सक्यूज था कि पेंडेमिक है, हमें पता नहीं था, लेकिन वेव सेकेंड ने भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। क्या हम वेव सेकेंड के लिए अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे? सेकेंड वेव के लिए हमारी तैयारी पूरी थी, लेकिन नुकसान सारी जगहों ज़्यादा हुआ। उसका रीज़न था कि डिजीज़ प्रोसेस जो था वो सीवियर था, और वायरस जो था वो ज़्यादा विरुलेंट था, और ये पहचाना भी गया बाद में सीक्वेंसिंग से कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न या इंडियन वेरिएंट नाम दिया गया। ये वही वेरिएंट था जिसने महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, पंजाब में ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। जम्मू रीजन में भी वो वेरिएंट देखते देखते कोई 70% तक पाया गया, जब तक हमारी लास्ट रिपोर्ट्स हैं। तो वो एक रीज़न रहा। दूसरा, हमारे जम्मू के लोग शायद हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाए कि वो टाइम के रहते हमारे पास हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट नहीं हुए। डॉक्टर सुदन, क्या आपको लगता है कि रेफरल भी एक कारण है कि जो बाकी हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC, वहाँ पर डॉक्टर तुरंत रेफर कर देते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, और फिर मेडिकल कॉलेज में उसका प्रेशर, दबाव बन जाता है? क्या ये भी एक कारण है, दबाव जो बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी यूटी में ही हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है पोटेंशिएट हुआ और सिस्टमेटाइज हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स में भी काफ़ी हॉस्पिटल्स, हेल्थ के भी काफ़ी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी, और नए मेडिकल कॉलेजेस ने अपना मरीज़ों को काफ़ी संभाला, और वाकई जिनको ज़्यादा तकलीफ़ थी या टर्शी केयर की ज़रूरत थी, वो रेफ़र होके हमारे पास भी आए। तो ऐसा नहीं है, पहले से हम काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन बेहतरी जितनी भी होती जाएगी, हमारी तैयारियां जितनी भी हो जाएंगी, लेकिन जो एक बिहेवियरल चेंज की उम्मीद हम करते हैं टोटल पैंडमिक कंट्रोल के लिए, जैसे अच्छी ड्राइविंग करेंगे तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होगा, ना कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से हम गारंटी दे सकते हैं कि डेथ्स नहीं होंगी। तो एक बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। डॉक्टर सुदन, हमने कितनी कैपेसिटी बढ़ाई है? क्योंकि सवाल ये उठता है कि वेव 1 में देखा हमने, फिर उसके बाद वेव 2 की तैयारी की, हमने क्षमता बढ़ा दी, बेड्स बढ़ा दिए गए, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कर दी गई, मैन पावर की व्यवस्था कर दी गई। इस वक्त 3 वेव 3 को लेकर के हमने क्या कैपेसिटी बढ़ाई है, कितनी कैपेसिटी बढ़ाई है? कैपेसिटी आप ये मान के चलिए कि जब से कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 इसको बोलते हैं, ये डिजीज़ आई है कोविड-19 जी, एक दिन भी ऐसा नहीं निकला है कि कोई कैपेसिटी बढ़ाने में कोई कमी की गई हो या गति धीमी हुई हो। दिन प्रतिदिन कैपेसिटी बिल्ड अभी भी हो रही है, वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स। जैसे सेकेंड वेव में GMC और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 967 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स थे। आज की डेट में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स कोई 400 और ऐड हो रहे हैं, तो वो हो गया। डॉक्टर सुदन, अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने स्टाफ को, अपनी टीम को, और साथ साथ पब्लिक को, जो लोग इन दिनों
पिकनिक मनाने के लिए बड़ी जगह एकत्रित हो जाते हैं। मैसेज मेरे को लगता है कि एक ही मैसेज है स्ट्रॉन्ग पूरी पब्लिक के लिए कि पहली और दूसरी वेव में उन्होंने काफ़ी सीख लिया है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है। उसमें मास्क का पहने रहना मैंडेटरी है, बिना मास्क के कोई नहीं दिखना चाहिए। और उसका पहनने का तरीका ये नहीं कि मुंह पे रखा हुआ या ठोड़ी पे या गले में लटकाया हुआ मास्क कोई प्रोटेक्शन देता है। नाक और मुंह को अच्छे से ढकने वाला मास्क बहुत ज़रूरी है। बिना मतलब जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। दो या दो से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे बैठकर खाना पीना गपशप की सलाह नहीं दी जाती। डॉक्टर सूदन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।